हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज डॉक्टर उस्मान खान फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी एंड हियर आई एम बैक विद येट अनदर एक्साइटिंग वीडियो फॉर यू। जैसा कि हमने एक शॉर्ट में आपसे वादा किया था बेटा कि हम एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे फॉर यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर 11th एंट्रेंस स्पेसिफिकली फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो उसी वीडियो के साथ मैं आज हाजिर हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this will be your complete roadmap how to prepare for your entrance test as far as your 11th entrance is concerned। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट होता है और ये क्यों होता है और उसकी क्या रिलेवेंस होती है, जॉब करियर में क्या रिलेवेंस होती है, आप किस तरीके से अपने एफर्ट्स को पुट ऑन कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपको अप्लाई करनी है, वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो एंड तक रहें इस वीडियो में मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं बेटा कि 11th जो है ना आपका 11th एंट्रेंस, उसका रिलेवेंस क्या है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये एक फाउंडेशन है आपके करियर के लिए। कोई भी स्टूडेंट जो एस्पायर करता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए, वो उस प्रोफेशन को 11th से ही शुरू करना चाहता है, क्योंकि 11th एक ऐसा फाउंडेशन है जहां पर आपको करियर ऑप्शंस मिलते हैं। Whether you want to go in the commerce field, whether you want to go in arts field, or you want to go in science stream, right? So it is a kind of foundation for your higher studies and professional career, and it is also the gateway. What kind of gateway is it? It is a gateway for your specialized streams, that is for your science, commerce और humanities। 11th से ही तो हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें कॉमर्स पढ़नी है आगे, या हमें साइंस में जाना है या ह्यूमैनिटीज में जाना है। जो बच्चे आगे जाके बी कॉम करना चाहते हैं, एम कॉम करना चाहते हैं, कॉमर्स फील्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो 11th में जो है वो कॉमर्स को सिलेक्ट करते हैं। जो आगे जाके बीए, एमए है ना, और आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में मान लीजिए कि एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू इस टाइप के कोर्सेज करना चाहते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो वो 11th आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ को पिक करते हैं। और जिनको आगे अपना करियर नीट में और इंजीनियरिंग में इसमें बनाना होता है, तो वो 11th साइंस को सेलेक्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूँ एक पॉइंट है, एक पोजीशन है अपने एकेडमिक लाइफ की 11th एंट्रेंस, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होकर जिस पर काम करने की ज़रूरत है बेटा। ठीक है, क्यों है भाई? क्योंकि 11th एंट्रेंस के ज़रिए आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं बेटा, इंक्लूडिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ और BHU, नॉट टू फॉरगेट BHU ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है इन तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, देन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ करियर ऑप्शंस, ओके, एंड यू हैव डिफरेंट एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बेटा 11th में अगर आपका एडमिशन इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में होता है। एंड नॉट टू मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, देयर इज़ नो नीड टू मेंशन ऑल दोज इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। मैंने एग्जाम्पल सिर्फ इन 3 यूनिवर्सिटीज़ का लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे इन 3 यूनिवर्सिटीज़ को ही प्रेफर करें। बहुत सारे बच्चे कहीं और से भी 11th को अपना करियर को आगे ले जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के ज़रिए। तो यहाँ पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल AMU, JMI या BHU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत कम फीस होती है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे होते हैं, आपका सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, टीचर्स बहुत ही रिलायबल, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट से बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोफेशनल हब्स जुड़े होते हैं, सो दैट कि आपको जब एडमिशन यहाँ पर मिलता है, ठीक है, as an student when you get admission in these any one of these universities or institutes, you get opportunity to get hired by those institutes। आपको उन इंस्टीट्यूट्स में हायरिंग का मौका मिलता है बेटा, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट होता है ना। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल हब्स होते हैं, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज से टाई अप करती हैं, कैंपस में आते हैं और कैंपस में रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू होता है। तो अगर आपने 11th एंट्रेंस क्रैक किया है ना, और आपने एडमिशन लिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में, BHU में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है करियर ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और आपके पास एक वो रहता है, मतलब कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपके कैंपस में ही कोई इंस्टीट्यूट आया है, कोई बहुत बड़ी कंपनी आई है, कोई एक प्रोफेशनल हब
एक आया है जो आपको हायर कर सकता है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। देखिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है ये 11th का, जिसके लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं वो आप रीड आउट भी कर सकते हैं। इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है बेटा, इट हैज़ अ वास्ट सिलेबस बट यू हैव लिमिटेड टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आपको टाइम एलोकेट करना होगा उन सब पॉइंट्स के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स को आप थोड़ा सा टाइम लेकर समझ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स को आप जल्दी समझ पा रहे हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना है उन सारी चीज़ों को जहाँ पर आपका वेटेज है कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा वेटेज लेकर आ रहे हैं और जो आपका वीक एरियाज है, दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो आपका वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया जो है आपका, तो वहाँ पर तो आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये आप पढ़ रहे हैं, तो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी से आती है, आपको कम एफर्ट्स में केमिस्ट्री में मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं, आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री आप पढ़िए, बेशक पढ़िए। लेकिन आपका वीक एरिया मान लीजिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स में, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिक्स में, तो आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है बेटा। और टीचर्स से जरूर बात करते रहें, क्योंकि मेंटोर से अगर आप दूर रहेंगे, टीचर से दूर रहेंगे, तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है बेटा। ठीक है, तो आपको इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है जहां पर दो चीजों को आपको फोकस करना है। पहला कि आपको उन एरियाज पे ज्यादा काम करना है जिनका वेटेज ज्यादा है। ठीक है, जैसे 11th एंट्रेंस है, 11th एंट्रेंस में इंग्लिश 5 मार्क्स की आएगी, इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स की आएगी, साइंस जो है वो 60 मार्क्स की मेरे ख्याल में या 50 मार्क्स की आएगी, देखते हैं अभी आगे है। ठीक है, और जनरल नॉलेज जीके के 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो वेटेज किसका ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने स्टडी को, अपने टाइम को एलोकेट ऐसे करना है कि मुझे इंग्लिश 5 नंबर की है तो इतना टाइम देना, और उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर देना है जो रिपीटेटिव आते हैं और जिन पर मैं नंबर ला सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें अगर आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, ठीक है, तो यहाँ इन चैप्टर्स में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा सॉल्व कर लेता है। लेकिन वोकेबलरी फॉर एग्जाम्पल इतना वास्ट एरिया है, आप ही सोचें कि मैं 500 वर्ड्स वोकेबलरी के याद कर लूँ, शायद कोई सिनोनिम में फंस जाए, और मान लीजिए 500 वर्ड्स याद करने में आपको कितना टाइम लगा और वो क्वेश्चन आया भी नहीं, और अगर आ भी गया तो 1 नंबर का आया, आपने टाइम कितना दिया। मैं बात कर रहा हूँ कि आप प्रायोरिटाइज कैसे करें, मतलब आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। कुछ चीज़ों को हमें स्किप भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को हमें कम टाइम भी देना पड़ेगा। जहां पर देखिए ये स्ट्रेटेजी बनानी होगी, ये एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी दीजिए जो आपका एक तो वीक एरिया है, ठीक है, जहां पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, दूसरा जिसका जो वेटेज ज़्यादा है, इन दो चीज़ों से। ठीक है, इसके अलावा आपको खुद से ही कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा बेटा, खुद से ही कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सेल्फ रेगुलर असेसमेंट करना पड़ेगा। खुद मान लीजिए कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ 11th एंट्रेंस टेस्ट ऑफ 2026 फॉर एग्जाम्पल, और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस इंस्टीट्यूशन में 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेंगे। आपकी क्लासेस 3 घंटे की होगी या 4 घंटे की होगी, ठीक है, डाउट्स के लिए आप बैठ गए 5 घंटे हो गए, बाकी टाइम तो आप अपने घर पे हैं ना, आप अपने रूम पे हैं, तो आप वहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करिए क्वेश्चंस के, और रियल टाइम में करिए। ठीक है, उसमें आप चीटिंग ना करें अपने आप से। आप एक क्लॉक लें, ठीक है, टाइम वॉच, ठीक है, तो उसको आप सेट कर लें 1 घंटे का टाइम। 1 घंटे में आप ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उसकी अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर ली तो आप वहाँ पर एग्जामिनेशन में जब आपको एक्चुअल में अपीयर होना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको नर्वसनेस नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार अपीयर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं रेगुलर जो पढ़ाई बच्चे करते हैं ना, उसके अलावा की चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप एक टाइम वॉच, एक स्टॉप वॉच लेकर बैठें, ठीक है, और वहाँ पर शुरू करते। पहले तो ये देखें कि आप 50 क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच आपने बंद कर दिया, आपने टाइम देखा 50 मिनट में आपने 50 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो अब देखो कि आप कौन सा क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगा और कैसे आप इस स्पीड को बढ़ा पाएंगे। तो आपको रेगुलर असेसमेंट करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस का, खुद से असेस करना पड़ेगा, ठीक है, एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है कि आपको डेली अपने टारगेट्स को बनाना होगा बेटा, सेट टारगेट्स। ठीक है,
डिटेल्ड स्टडी शेड्यूल, सेट डेली एंड वीकली टारगेट्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस मेथडिकली, मतलब कि आप अपने टारगेट्स को बनाएं कि कल तक मुझे ये चैप्टर पूरा करना है या एक हफ्ते में मुझे इतनी चीज़ें कवर अप कर लेनी है, और देखिए कि कैसी आपकी प्रोग्रेस जा रही है। हमेशा ये समझ लीजिए कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, इसको सीरियसनेस से आपको करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। तो रोज़ अपना टेस्ट भी लें, खुद से टेस्ट लें, और ये देखें ईमानदारी से कि कितने क्वेश्चन आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं। दूसरा, कभी भी आप अपने आप से झूठ ना बोलें। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको परेशानी हो रही है तो उससे दूर ना भागें। आपके टीचर्स आपके साथ हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, तो अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करवा लें बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक नज़र डाल लेते हैं किस पे, कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ के एस्पिरेंट हो या फिर आप साइंस के हो, ठीक है। OMR बेस्ड एग्जाम होता है, मशीन चेक करती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का वक्त मिलेगा आपको, और ये वेटेज है आपका। फिजिक्स के 17 क्वेश्चंस होंगे, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, केमिस्ट्री के 16 होंगे, बायोलॉजी के 17 क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, GK 5, इंग्लिश 5 एंड इंडो इस्लामिक 10 क्वेश्चंस। तो ये आपका वेटेज हो गया। इसको आप देख लीजिए कि आपको कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिख रही हैं, कहाँ पर ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत है, कहाँ पर कम फोकस करने की ज़रूरत है, वो आपके सामने देखिए। आपके सामने ये रोड मैप अगर होगा ना, तो चीज़ें आधी ज़्यादा सॉल्व खुद ब खुद हो जाती हैं। आपको सब चीज़ें पता है कि फिजिक्स 17 नंबर की आएगी, 17 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, तो मुझे कितना टाइम देना है, कितनी मेहनत करनी है, वो आपको पहले दिन पता लग जाएगा कि आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में कितना है, आपका दिमाग कितना फिजिक्स में चल रहा है ना। आपको कम देने की ज़रूरत पड़ रही है टाइम उसमें, या ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो ये हो गया। ऐसी 11th कॉमर्स और आर्ट्स की अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ की, तो ये भी 2 घंटे का टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड होगा, OMR शीट मशीन चेक करेगी, ठीक है। और ये आपका वेटेज हो गया। क्या है? सोशल स्टडीज़ 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20, GK 5, इंग्लिश 5 एंड इंडो इस्लामिक 10। अब एक बात, चाहे आप 11th आर्ट्स कॉमर्स के एस्पिरेंट हो या साइंस के हो, जो आपके मेजर सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल साइंस में ये है ना, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, यहाँ तक मान रहा हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो आपका मेजर सब्जेक्ट हो गया SST, और आपका ये मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी है। ये इसमें तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसमें काम करेंगे, इसमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो मेजर टॉपिक्स हैं इसमें मेहनत हर स्टूडेंट करेगा, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर वो सब बनेंगे जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं इंग्लिश को छोड़ दूं पूरा, है ना, मैं पूरा फोकस अपना इधर दे दूं, तो मान लीजिए आपने इंग्लिश को छोड़ दिया, इंग्लिश में आपने तैयारी नहीं करी, फॉर एग्जांपल या इंडो इस्लामिक की आपने नहीं करी, या GK की आपने तैयारी नहीं करी, तो वहां पर आपके पूरे 5 क्वेश्चन चले गए। हाँ, हो सकता है कि तुक्के में एक आध क्वेश्चन आपका सही हो जाए, ठीक है, लेकिन जिस बच्चे ने उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश या इंडो इस्लामिक या फिर GK में सब चीज़ें कठिन ही होंगी। आप सोच लें कि सब डिफ़िकल्टी है, मेरा जो फोकस है वो साइंस पर ही है, तो मैं उधर क्यों जाऊँ। हो सकता है कुछ चीज़ें वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएँ। आपको एक बार सिलेबस ज़रूर देखना चाहिए बेटा, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्यूटी सोसाइटी के एस्पिरेंट अगर होंगे, ड्यूटी सोसाइटी के स्टूडेंट अगर आप होंगे, तो यहाँ पर हम पूरा सिलेबस आपको देते हैं कि इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स हैं 5 नंबर में, तो आप वहाँ पर टिक लगा लो कि ये टॉपिक्स मैं आसानी से कर सकता हूँ, इसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर उससे कोई क्वेश्चन आएगा 100% आपका सही होगा, तो मैं कह रहा हूँ 5 में से 3 ही सही हो गए फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो कोशिश पूरी की करनी चाहिए, तो 3 आपको एडवांटेजियस 3 मार्क्स मिल गए, है ना, एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स हु हैव स्किप्ड एंटायरली द पोर्शन ऑफ इंग्लिश। तो पूरा नहीं छोड़ना है आपको, थोड़ा बहुत देखकर चलना है, उसमें भी कुछ चीज़ें बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा? चलिए आगे चलें। अब चैलेंजेस, एक आम बच्चा क्या चैलेंजेस फेस करता है जो 11th के लिए तैयारी कर रहा है, वो क्या चैलेंजेस फेस करता है? आपके सामने सारी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है। और कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस पूरे सिलेबस को कवर अप करने के लिए। उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा बेटा, प्लान बनाना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग ये नहीं हो सकता। अ फूल विदाउट अ प्लान कैन डिफीट अ जीनियस, अ फूल विद अ प्लान कैन डिफीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान, ठीक है। ये कोट है, बहुत फेमस कोट है, ठीक है। अ फूल विद अ प्लान कैन डिफीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान, ठीक है। एक बेवकूफ़ इंसान जो प्लान के साथ जा रहा है ना, वो एक जीनियस को भी डिफीट कर सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। प्लानिंग का इतना अहमियत है, इतनी इंपॉर्टेंस है बेटा, ठीक है। तो प्लान जरूर करना है, ठीक है। अब
क्या करते हैं बच्चे कि मेमोराइज करते जाते हैं अपने पार्ट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करते जाते हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन पे कोई ध्यान नहीं देते। ये बड़ी चूक करते हैं। ये तो मैं रियल एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। और मेरा जितना भी डिस्कशन हुआ है ना टीचर से, वो सारे पॉइंट्स डिस्कशन के बाद ही बनाए हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर उनसे पहले चैप्टर का कुछ पूछ लिया ना तो जहन से निकल गया है। क्यों भाई? क्योंकि रिवीजन ही नहीं करा। रिवीजन के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपने रिवीजन अगर नहीं करा तो वो पिछली मेहनत जो आपने करी थी वो कहीं बर्बाद ना चली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रिवीजन करना भूल ही जाएं, है ना, या बहुत दिन बाद उसको पढ़ें तो दोबारा से आपको उतनी मेहनत से पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप कंप्लीटली भूल चुके हो। थोड़ा थोड़ा नगार डालते जाओ बस। अच्छा मैंने ये पढ़ा था ये पढ़ा था, अच्छा ठीक है चलो शाम में वक्त निकाल के ना 10-15 मिनट का थोड़ा सा रिवीजन करते जाओ अलग अलग टॉपिक्स का। कभी रिवीजन पहले चैप्टर का फिजिक्स का कर लिया 15-20 मिनट में, कि कभी रिवीजन मैथमेटिक्स का कर लिया, इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए टाइम मैनेजमेंट, अगला पॉइंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? सम स्टूडेंट्स इन्वेस्ट मोर टाइम टू दो सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स विच दे हैव इंटरेस्ट इन रेदर देन अलॉटिंग टाइम एंड फोकस एज पर द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स। मतलब कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, ज्यादा टाइम उसी को दे देते हैं। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स में इंटरेस्ट है फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं, है ना, केमिस्ट्री में इंग्लिश में इंटरेस्ट है इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं जितने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको ये देखना कि वेटेज कितना है पहली बात, और आपकी कमी कहाँ आ रही है। क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चंस तो सारे ही टॉपिक्स के मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स के या सिर्फ इंग्लिश के या सिर्फ केमिस्ट्री, सबके मिलेंगे ना। तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है कि जो चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से आती हैं वो तो मैंने कर ली हैं, वो मैं कर सकता हूँ, मैं उसका रिवीजन भी रखूंगा। लेकिन जहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मुझे क्या करना है? उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान लगाना है, उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, मैं टीचर से पूछूंगा बार बार, जहाँ पर मुझे डाउट आएगा मैं टीचर से पूछूंगा। एंड टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन एनी सर्कमस्टेंस एट एनी टाइम, ठीक है। ड्यूटी सोसाइटी के टीचर्स जो हैं वो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं बेटा, तो टीचर्स की हेल्प ज़रूर लें आप लोग, ठीक है। चलिए, students have the tendency to waste crucial time of preparation on unnecessary activities. For example, they keep on sitting with their fellow friends, they keep on chatting with their friends. अब आपको ध्यान ये रखना है बेटा कि ये एंट्रेंस टेस्ट है 11th का, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मान लीजिए इसको आप, ठीक है। एक बार ही आएगा आपकी लाइफ में, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको दोबारा से अपीयर होना पड़ेगा। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप दोबारा से क्यों हो भाई, एक ही बार में क्रैक करो। बहुत सारे बच्चे एक बार में क्रैक नहीं करते, रैंकर्स में आते हैं, फर्स्ट टाइम में ही आते हैं, तो आप भी उनमें से हैं, ठीक है। क्या ध्यान देना है कि मुझे एक चीज़ मान के चलो कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ 11th एंट्रेंस के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं करनी है, ये मुझे 40 या 50 दिन की मेहनत करनी है। फॉर एग्जाम्पल 40 या 50 दिन बचे हैं अभी, तो 40 और 50 दिन की मुझे मेहनत करनी है, और उस टाइम में मुझे अपना एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि मैं तो बस ऐसी वॉक के बहाने दोस्त के साथ निकल गया बाहर कि पढ़ाई करते करते बहुत टाइम होगा, चलो वॉक करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, आप लेजर टाइम अपना बिताएं, ठीक है। दिमाग को रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, हमेशा पढ़ना ही जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि उस वॉक के बहाने आप कहीं जाकर बैठ जाएँ, या फिर इतना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाए कि वॉक करते करते आप थक भी जाएँ, फिजिकली भी थक गए, टाइम भी आपका इतना चला गया। हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करके चलो, हर चीज़ को एक सेट बाउंड्री में आप उसको करें, इम्प्लीमेंट करें, है ना। कि मुझे अगर लेजर टाइम बिताना है तो मैं या तो सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर मैं किसी दोस्त से बात कर लेता हूँ, या बाहर थोड़ी देर के लिए घूमने चले जाता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ। लेकिन ये सब आप क्यों कर रहे हो? ये सब आप कर रहे हो दोबारा से बैठकर पढ़ने के लिए। आपका दिमाग उधर ही होना चाहिए कि मुझे दोबारा से बैठकर पढ़ना है। तो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं और टीचर्स के पास भी आते हैं, जो नेगेटिव मार्किंग की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। बेटा, नेगेटिव मार्किंग डिसाइडिंग फैक्टर है ना। हर क्वेश्चन आपको आता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको करना है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें अगर आपको लग रही हैं डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आता मुझे, तो नेगेटिव मार्किंग स्केल की तो रखी गई है, उसमें तुक्का लगाना सही नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें आपको करें, है ना, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप नेगेटिव मार्किंग की वैल्यू को समझिए। जो चीज़ें आपको आती हैं पहले उनको सॉल्व करके रख दो, जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं, जो पहली बार में आती हैं,
और हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी। कभी भी लाइफ में ये मत करना कि अगर आपको ए सही लग रहा है तो आपने ए को वहीं पर टिक कर दिया, कभी मत करना जब तक आप बी सी डी बाकी के 3 ऑप्शंस को सही से ना पढ़ लें, क्योंकि 4 ऑप्शंस बहुत ही कंफ्यूजिंग रखते हैं। ए आपको सही लग रहा होगा, आपने ए लगा दिया, ठीक है, पता चला कि साहब सी बिल्कुल सही था, उसमें ए में थोड़ी सी वो गलती थी हल्की सी, वो मैं देख नहीं पाया, देखने में ए सही लग रहा था। कभी भी मत करना बेटा, समझे, कभी भी नहीं करना है। हमेशा 4 ऑप्शंस को सही से पढ़ो, 4 ऑप्शंस की इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद जब आप श्योर हो जाएं तो लगा दो टिक, ठीक है। चलो भाई, कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? अपने सिलेबस को पहले तो समझो, अंडरस्टैंड द सिलेबस, हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सिलेबस इंडिविजुअली, ठीक है। जो भी आपके टॉपिक्स हैं ना, साइंस के टॉपिक्स हैं, इंग्लिश का टॉपिक है, इंडो इस्लामिक है, जीके है, मैथमेटिक्स है, उन सब का सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि भाई इतने इतने टॉपिक्स आ रहे हैं और ये सारे टॉपिक्स तो मैं कवर अप कर लूँगा शुरू में, इन सबको तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँगा, लेकिन इनमें मुझे दिक्कत आती है, ठीक है। तो जहाँ पर दिक्कत आती है वहाँ पर आपके टीचर्स अवेलेबल हैं, पूछिए और उस पर थोड़ा सा ट्राई करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपने डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस जो आपका वीक एरिया है उस पर अगर आपने फतेह हासिल कर ली तो स्ट्रॉन्ग एरिया तो वैसे भी आपको आता है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता रैंकर बनने में, है ना। लेकिन इसको ओवरलुक नहीं करना है ना, नज़रअंदाज नहीं करना अपनी कमी को, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते बेटा, ठीक है। आपको जो चीज़ें आती हैं वो बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका वीक है तो उस पर ध्यान जरूर देना है हमको, ठीक है। अपने बेसिक्स को बहुत मजबूत करें। मैं बहुत बार बच्चों से कहता हूं बेटा कि जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा बिल्डिंग नहीं बन सकती, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, बेसिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बेसिक्स को जो है आपको बहुत अच्छी अटेंशन देनी है विद बिफोर यू मूव ऑन टू स्टडिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। पहले आप अपने आधार को इतना मजबूत कर लो कि जो भी चीज़ें आगे आ रही हैं डिफिकल्ट होती जा रही हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आसानी से आने लगेगी। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो फिर आगे वाली चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स। डाउट्स को जरूर क्लियर कर लें, नेवर स्लीप विद द डाउट्स, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई चीज़ क्लास में नहीं समझ में आई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि क्लास भरी हुई होती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे थोड़े से शाई होते हैं, थोड़े से नर्वस होते हैं, तो टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है कुछ। आपने फीस दी है बेटा, आपका फ्यूचर टिका हुआ है, समझे, आपका फ्यूचर बन सकता है, बिगड़ सकता है इस एंट्रेंस से, तो आप कोई भी ऐसा मौका ना जाने दें जिसमें आप कहीं पर ऐसा लगे कि इसकी वजह से मेरा काम खराब हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो उस वक्त पूछो टीचर से। अगर पॉसिबल है कि उस वक्त नहीं पूछ पा रहे हो, बाद में मैं पूछ के काम चला लूंगा, तो क्लास के बाहर जाके पूछ लो, नहीं पूछ पा रहे हैं सबके सामने, लेकिन आपकी लाइफ आपके साथ है, किसी और की वजह से आप अपने दिमाग में डाउट लेकर घर पे ना पहुंचे, उसी वक्त क्लास में क्लियर करो, है ना। नहीं कर पा रहे हो तो उसको लिख लो कि मैं बाद में सर से ज़रूर पूछूंगा, जल्दी से लिख लो उसको कि सर आपने, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बीच में डाउट आया जिसकी वजह से पूरा आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, तो जो डाउट आ रहा है उसको उसी वक्त क्लियर कर लो कि सर ये बात नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बता दीजिए, तमीज़ के दायरे में रहकर। तो टीचर बताएगा, टीचर को तो खुशी होगी कि बच्चे कितने सीरियस हैं, टीचर बताएंगे, समझ में आई बात। तो डाउट्स को जरूर क्लियर कर लें, रोज प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस डेली। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो हमारी ये सीरीज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ए सीरीज है, उससे प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको जो क्वेश्चंस आप होपफुली फेस करोगे एंट्रेंस टेस्ट में, उसका लेवल समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें मत जाना कभी भी कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, तो मैं रिपीटिशन के भरोसे में नहीं रहूँगा, मुझे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डिफिकल्ट आ जाए, आसान आ जाए, मैं कर लूँगा उसको, मेरे अंदर इतना मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, आपको एक वो समझ में आ जाएगा, लेवल समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ड्यूटी सोसाइटी का जो स्टडी पैकेज है उसको आप पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंग्लिश का पैकेज दे रखा है, उसमें जितनी थ्योरी मैंने दी है, ठीक है, उतना ही वेटेज के मैंने एमसीक्यूज दे रखे हैं, ठीक है, चाहे आर्टिकल का चैप्टर हो, कंजंक्शन का हो, प्रेपोजिशन का, काफ़ी एमसीक्यूज हैं, किसी में 100 एमसीक्यूज हैं, 100 एमसीक्यूज है जहाँ तक मुझे याद है। तो उसी को अगर आप प्रैक्टिस कर लो, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप क्लास के जो नोट्स हैं, जो टीचर आपको नोट्स दे रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़िए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर के, फर्स्ट हैंड नोट्स होते हैं बेटा, ठीक है। और जो स्टडी पैकेज में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, थियोरी मिल रही है, उसको आप पढ़िए, ठीक है। मॉक्स लगाइए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाइए, एंड रेगुलर रिवीजन ऑफ द क्लास नोट्स प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स। जैसा कि अभी मैं बता रहा था ना कि टीचर्स जो आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कराएंगे,
उसको ज़रूर आप देखें और उससे आप स्टडी करें। सब्जेक्ट वाइज टिप्स हैं, कुछ टीचर से बात हुई है, ठीक है, तो उन्होंने जो भी छोटी मोटी टिप्स दी है अपनी, तो वो क्या है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को अप्लाई करेंगे आप, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लस रिएक्शंस को आपको पढ़ाना होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करो, शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है और लिमिटेड टाइम पीरियड में दिया जाता है, 2 घंटे का है, तो आपको शॉर्टकट्स अगर आते हैं ना और शॉर्टकट से आप किसी क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इंग्लिश में एमसीक्यूज जितने ज़्यादा, ये तो बहुत ही बेसिक टेक्निक है, किसी भी चीज़ में अप्लाई होगी। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज एमसीक्यूज एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको नए नए डिफिकल्ट क्वेश्चंस फेस करने को मिलेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को टिक लगाओ जो आप नहीं कर पा रहे हो, अगले दिन हमारे पास लेकर आइए कि सर मैंने प्रैक्टिस करी थी प्रेपोजिशंस की, फॉर एग्जाम्पल उसमें से 50 क्वेश्चन में से मेरे फॉर एग्जाम्पल 18 क्वेश्चन गलत हो गए सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या आएगा, तो मैं समझाऊंगा ना कि बेटा देखो यहाँ पर इस वजह से ये आंसर होगा, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी टीचर, आप किसी भी टीचर के पास कोई डाउट लेकर जाओगे, टीचर एक्सप्लेन करेगा। तो जब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करने आ जाएंगे, इजी तो आपको आते ही हैं, ठीक है, कभी भी इस पर मत रहना कि आपका अंदाज़ा सही हो गया तो आपको कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत बुरी चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता इवन इफ कि आपका अंदाज़ा सही आ गया तब भी आप उसको कंफर्म करिए, ठीक है, क्योंकि अंदाज़ा हमेशा काम नहीं आता है बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़े। स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स है ना, पोमोड्रो एंड टाइम ब्लॉकिंग, 25-25 मिनट का एक ब्लॉक बना लो, 25 मिनट स्टडी करनी है, उसके बाद ब्रेक करना है, 25 मिनट स्टडी करनी है, ब्रेक करना है, ऐसे करके। और जैसे मतलब देखिए ऐसा होता है बेटा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। कुछ बच्चे जो है रेगुलरली 3 घंटे तक बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर। कुछ बच्चे थोड़ा सा 20 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा सा उनको चलना वलना होता है, थोड़ा पानी पीना होता है, कुछ बात करनी होती है, कुछ खाना होता है, ठीक है, फिर बैठ जाओ। तो जैसा आपको लगे, है ना, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी जो है ना, आपकी जो बॉडी है, जो आपका माइंड है, आपका पर्सनल ऑरा जो है, पर्सनल सेल्फ कह सकते हैं इसको, वो अलग है दूसरों से। तो आपको देखिए आपको क्या सही लग रहा है और कैसे आप 100% दे पा रहे हो, ठीक है, ये बस मैटर करता है कि आप 100% कैसे दे पा रहे हो। तो कुछ एक टेक्निक होती है ये, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट शीट्स को पढ़िए, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है, ओम्स लॉ एंड पावर, तो फॉर्मूला शीट्स ये आपको पता होना चाहिए, टीचर से आप डिस्कस करिएगा, ठीक है। रेगुलर सेल्फ एनालिसिस, कस्टमाइज फीडबैक, अपना खुद का आप एनालिसिस करिए, है ना, कि भाई मेरी तैयारी कैसी चल रही है। असेस योर परफॉर्मेंस इन एवरी टेस्ट यू अपीयर इन, वेदर योर परफॉर्मेंस इज गेटिंग बेटर और नॉट। जो भी यहाँ पर आपके वीकली टेस्ट होंगे, डेली बेसिस पर भी कभी कभी जैसे डीपीपी वगैरह टीचर्स देते हैं या इंडिविजुअली टेस्ट ले लेते हैं, तो आप अपना परफॉर्मेंस खुद ही जज कर सकते हैं, आपसे बेहतर जज नहीं होगा कोई भी। आप अगर अपने आप से झूठ बोलोगे तो फिर बहुत गड़बड़ मामला है। आपको पता है कि मेरे इस टेस्ट में इतने क्वेश्चन सही हुए थे और मुझे वाकई में उतने ही क्वेश्चन आते थे, है ना, तो आपको पता है ना कि कहाँ पर आपकी कमी जा रही है, कहाँ पर आपको काम करना है, कहाँ पर आपको फोकस देना है, ठीक है। तो रेगुलर सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है बेटा, ठीक। आस्क योर कंसर्न टीचर फॉर द कस्टमाइज्ड फीडबैक, टीचर से भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टीचर की निगाह में सारे बच्चे बैठे होते हैं, टीचर को पता होता है कि बच्चा जो है फोकस्ड रहता है, इस बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है, बच्चा मुझसे रेगुलरली पूछता रहता है, डाउट्स पूछता रहता है। तो कस्टमाइज्ड फीडबैक टीचर से भी आप ले सकते हैं। हो सकता है कुछ कि टीचर आपको उस वक्त ना बता पाए, लेकिन कुछ सवाल आपसे पूछ ले, अच्छा बेटा देखें क्या पढ़ा था तुमने पिछले उसमें, देखें ये आता है तुमको नहीं आता है। अगर आप बता पा रहे हो तो टीचर आपको फीडबैक देगा, बेटा इस पे काम करो, ऐसे काम करो, ठीक है। बैलेंस स्टडी एंड रेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी माइंड आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, बहुत, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ाई करें वो सिस्टमेटिक तरीके से करो। खुद का टेस्ट ले लो बैठकर, 25 मिनट का एक टाइम वॉच लगाकर 25 मिनट के देखो कितने एमसीक्यूज कर पा रहे हो, ठीक है। अपना एनालिसिस करो, पिछले टेस्ट में मैंने इतने सही करे थे, इस टेस्ट में इतने सही हो रहे हैं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है दिन पे दिन, है ना। जो मेरे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जिनमें मुझे ज़्यादा परेशानी आ रही है, उनको टिक कर लो, उनको हाईलाइट कर लो कि इस पे मुझे फोकस करना है। अगर ये सही हो गया तब तो एंट्रेंस मेरा अच्छा हो जाएगा। समझ में आई बात? इस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। रिवीजन करते रहो, रिवीजन को मत छोड़ो, टीचर से मिलते रहो, कोई भी डाउट हो उसी वक्त क्लियर करो, नहीं हो पा रहा अगले दिन क्लियर करो। समझ में आई बात? और रेस्ट, 24 घंटे नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी वाली पढ़ाई आपने की है, स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो काफ़ी है, फिर पूरे दिन लेकर नहीं बैठना है, रेस्ट भी देना है माइंड को,
ठीक है, हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, थोड़ी एक्सरसाइज भी करना है, थोड़ा स्पोर्ट्स भी खेलो, है ना। जैसा मन कर रहा है, आप गाने सुनने का मन कर रहा है, म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, म्यूजिक सुनो, ठीक है। अपने हिसाब से आप देखिए कि आप 100%, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, 100% कैसे दे पा रहे हो, ठीक है। रिजल्ट मैटर करता है आपका परफॉर्मेंस के बाद। तो परफॉर्मेंस आपका अच्छा तभी होगा जब आप अच्छे से इन सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, क्या इंपॉर्टेंस है भाई? सिमुलेट रियल एग्जाम प्रेशर। मॉक टेस्ट अगर आप ले रहे हैं खुद का या टीचर आपके साथ है, ठीक है, तो रियल एग्जाम में जो प्रेशर है वो आप फील कर रहे हो वहाँ पर। और कभी भी अपने आप से, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है। तो खुद से चेक करो कि इतने टाइम में मैंने कितने क्वेश्चंस किए। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो आपके वीक एरियाज हैं उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और अपनी स्पीड को बढ़ाओ, एक्यूरेसी को बढ़ाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे सही होने चाहिए। बैलेंसिंग बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस। सबसे पहले तो क्या होता है भाई कि 10th रेगुलर से बच्चा आता है, तो 10th रेगुलर में बोर्ड्स भी होते हैं, 11th का हमें एंट्रेंस भी देना है। तो जो चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं, जो बोर्ड्स में भी आ रहा है और 11th एंट्रेंस में भी आ रहा है, वो तो आपको करना ही करना है भाई, है ना। प्रायोरिटाइज ओवरलैपिंग टॉपिक्स। जो टॉपिक्स ओवरलैप हो रहे हैं, बोर्ड में भी आते हैं, एंट्रेंस में भी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए ना, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अपने शेड्यूल को आप फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है, अपने हिसाब से देखिए कि एंट्रेंस के लिए कितना पढ़ना है और बोर्ड्स के लिए कितना पढ़ना है। जो चीज़ें आपकी ओवरलैप हो रही हैं, जो कॉमन है, ओवरलैप मतलब जो चीज़ें कॉमन है उनको पहले कवर अप करके ख़त्म करो, ठीक है। अब जो चीज़ें अलग है, अलग अलग उसको फिर देखो, क्योंकि बोर्ड्स में अच्छे नंबर भी लाने हैं एट द एंड ऑफ द डे, और 11th में भी आपको अच्छा करना है, आपको रैंकर्स में आना बेटा, ठीक है। तो नीचे वाला पॉइंट क्या कह रहा है? वी फर्स्ट कवर द सिलेबस ऑफ 10th क्लास सो दैट यू कैन एस योर 10th बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो 10th का जो सिलेबस है उसको हम पहले कवर अप करते हैं, आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए, ठीक। चलिए, माइंडसेट एंड मोटिवेशन। स्टे कंसिस्टेंट नॉट जस्ट इंटेंस। व्हाट डज इट मीन? कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है बेटा। ऐसा ना हो कि पूरा फोकस, पूरा मोटिवेशन, मैंने 3 दिन तो बड़ी मेहनत करी, 3 दिन मैंने स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करी और अगले दिन, चौथे दिन मेरा मोटिवेशन टूट गया। ऐसा भी नहीं करना कि पहले दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी आपने और अगले दिन बीमार पड़ गए। रेगुलर रहिए ना, ठीक है। 3-4 घंटे की पढ़ाई आपको कोचिंग के अलावा देनी है, और मैं घंटों पे भी नहीं जा रहा हूँ, मैं ड्यूरेशन पे नहीं जा रहा हूँ कि इतने घंटे पढ़ना है। आपको देखो कि आपका काम कब पूरा हो जा रहा है। आपने एक टारगेट बनाया है कि मुझे फिजिक्स के ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने हैं और इनके एमसीक्यूज लगाने हैं, फिर तो चाहे उसमें आपको 5 घंटे लग जाएं या उसमें आपको 1 घंटा लग जाए, वो पूरा कर लो। समझ में आई बात? और ऐसा भी नहीं कि 5 घंटे लगेंगे, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ब्रेक ले लो बीच में, ठीक है। तो ये आपको करना है। फोकस ऑन सेल्फ प्रोग्रेस। वही वाली बात है कि कितने क्वेश्चंस आपने प्रीवियस टेस्ट में अच्छे किए थे और आप कितना आप कर पा रहे हो, कितना आपने प्रोग्रेस किया है, ठीक है। सक्सेस कम्स व्हेन हार्ड वर्क मिक्स अप विद स्मार्ट वर्क एंड पेशेंस, ठीक है। तो मेहनत भी करनी है, स्मार्ट वर्क भी करनी है और सब्र भी रखना है। सब्र का मतलब रोज उतना काम करते हुए चलना है। रेगुलरिटी, उसी को सब्र कहते हैं, उसी को पेशेंस कहते हैं, ठीक है। एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, रोज करो। दिमाग में अपने आप, मैं ये कहता हूँ कि दिमाग में आप लोड मत रखिए। लोड अगर आपने अपने दिमाग में ले लिया कि अगर एंट्रेंस नहीं हुआ तो क्या होगा, एंट्रेंस अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो लाइफ में क्या होगा, क्या होगा भाई? ऊपर वाले ने सबको लाइफ दी है, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला, अच्छा ही होगा, है ना। हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करो, हमेशा खुश रहो, हमेशा लाइफ में खुश रहो। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, खुश रहिए, अपने आप से आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, है ना। लेकिन मेहनत को ना छोड़ें। कहने का मतलब ये है, इतनी जो चीज़ें हम बताते हैं एज ए टीचर, क्लास में भी बोलते हैं, ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो सो दैट के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें भी आप लेकर बैठ जाएं कि सर ने वीडियो में ये भी कहा, वो भी कहा। आप खुद से सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ ज़्यादा टाइम देना है, कहाँ कम टाइम देना है, कौन से आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, कैसे आपको टीचर से बात करनी है, कितना टाइम आपको देना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, सेल्फ एनालिसिस, ये सारे काम करने होते हैं आपको, ठीक है। चलो, मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है भाई? एनसीईआरटी के बेसिक्स को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन को भी हम नहीं रोक सकते। बहुत सारी किताबें लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्वालिटी बुक्स पढ़िए आप, ठीक है। और अच्छे से सोएं, अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फाइनल रोड मैप, फेज़ 1,
फेज 1 क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, है ना। अपने कॉन्सेप्ट्स को पहले आप बनाएं, उसके बाद प्रैक्टिस करें, उनकी मॉक टेस्ट लें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और रिवीजन भी करें उसका फिर, ठीक है। चलिए, तो अब हम ये कह सकते हैं कि दैट यू शुड स्टे कंसिस्टेंट एंड सक्सेस विल फॉलो, ठीक है। और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे ड्यूटी सोसाइटी के ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करें बेटा, और वीडियो को भी लाइक करें, सो दैट कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारे जो ड्यूटी सोसाइटी में, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चलती हैं, है ना। तो वो अब बैचेस शुरू होने वाले हैं। तो अगर आपको, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम आपके लिए एक शेड्यूल भी तैयार कर सकते हैं आप सबके लिए, ठीक है। कितना टाइम किस में देना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आप 100% दे सकते हो, एक शेड्यूल हम सारे टीचर्स मिलकर प्रिपेयर कर सकते हैं आपके लिए। अगर आप चाहें तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में यस लिखना होगा, या कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बने, एक और वीडियो जिसमें कुछ टीचर्स या फिर कोई एक टीचर आपके साथ शेयर करेगा बेस्ट आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता दें बेटा, ठीक है। चलिए, लास्ट हमारे कुछ फ्रेश बैचेस शुरू होने वाले हैं बेटा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन बैचेस भी होंगे। वो 9th एंट्रेंस और आपका 6th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस और 11th रेगुलर सेल्फ फाइनेंस, इसके लिए शुरू होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ड्यूटी सोसाइटी, ठीक है बेटा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।